आज एक बार फिर से हम लोग मैपिंग के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा वह होगा भारत का भूगोल। हाँ, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग बड़े मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो प्रत्येक परीक्षा में हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बनता रहता है और ऐसे कम से कम 5 से 6 टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है या कृत्रिम बंदरगाह है, पूर्वी तट का है या पश्चिमी तट का बंदरगाह है, यह सारा हम लोग पढ़ेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है आज के वीडियो में पूरे भारत में जो वन एवं वन्यजीव अभयारण्य फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, उनकी विशेषता क्या है, इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तीसरा आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत में जो खारे पानी की झील हो या मीठे पानी की झील हो, लैगून झील हो, वायवीय झील हो, गोखुर झील हो, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, जो नदी विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उन पर बने हुए बांध हैं, यह सारा हम लोग एक ही वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। साथ साथ पर्वत और पहाड़ियों के बारे में, मिट्टियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तो बिल्कुल आप बिना वीडियो को आगे भगाए हुए आप एकदम से आराम से उसको देखेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। यह वीडियो बीएड के लिए, पीसीएस के लिए, यदि आप लेखपाल की पेपर देने वाले हैं तो लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, जो भी पेपर आप देने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और इस वीडियो में पहला टॉपिक होगा हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आप हेडिंग डाल के शुरू हो जाइए, भारत के बंदरगाह। आइए, तो भारत में बंदरगाह के बारे में जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बंदरगाह को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह और दूसरा भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाह। पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह। बंदरगाहों की बात करें तो बंदरगाहों से विदेशों से और अंतर्देशीय सामान ढुलाई में या निर्यात करने में या आयात करने में काफ़ी सस्ता पड़ता है। बंदरगाह से परिवहन की बात करें तो भारत के टोटल आयात निर्यात का 35% बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता है। और अगर यही मूल्य में बात करें तो लगभग 75% मूल्य का बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार किया जाता है। ठीक है ना। अब आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम अध्ययन करते हैं भारत के इस हिस्से में यानी कि बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ने वाले बंदरगाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के पास में पड़ने वाले बंदरगाहों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है वह है पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिए कि पहला है वह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। पहला है कोलकाता बंदरगाह, नोट करना है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो कोलकाता बंदरगाह नदी के मुहाने पर स्थित या नदी पर स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह है। यह बात नोट करना है। नदी पर निर्मित भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह नदी पर निर्मित भारत का एकमात्र बंदरगाह है। कहाँ है कोलकाता? तो यह है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है। दूसरा बंदरगाह कौन सा है? तो दूसरा बंदरगाह यहां पर है हल्दिया बंदरगाह। नोट करना है, दूसरा बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह दूसरा बंदरगाह है। 2 बातें कौन कौन सी कि बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, कोलकाता जो नदी पर स्थित बंदरगाह है और हल्दिया बंदरगाह यह भी है। अब प्राचीन समय में चले जाइए तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कहां पड़ता था? पश्चिम बंगाल में पड़ता था। कहीं कहीं उसका नाम तामलुक बंदरगाह किया गया है। ऐसा जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत मिलता है यह शब्द कि ताम्रलिप्ति या तामलुक बंदरगाह कहां का था? पश्चिम बंगाल का पूर्वी तट का था। इसके अलावा हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल का, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल का। हल्दिया बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए
कि हल्दिया बंदरगाह के पास में स्थित है डायमंड हार्बर। क्या स्थित है? डायमंड हार्बर। कई बार पूछा जाता है कि डायमंड हार्बर कहां पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह बातें जान लेना है। इसके अलावा हल्दिया बंदरगाह के पास में 3 द्वीप पड़ते हैं। हल्दिया बंदरगाह के पास में 3 द्वीप पड़ते हैं। यह है हल्दिया बंदरगाह, 3 द्वीप पड़ते हैं। कौन कौन से 3 द्वीप हैं? तो पहला द्वीप है गंगा सागर। पहला द्वीप कौन सा है? गंगा सागर द्वीप पड़ता है। दूसरा है डलहौजी पॉइंट। दूसरा कौन सा द्वीप है? डलहौजी पॉइंट। और तीसरा द्वीप है न्यू मूर द्वीप। तो 3 द्वीप। पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान देने की कोशिश करिए। न्यू मूर द्वीप, डलहौजी पॉइंट और गंगा सागर, यह तीनों पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर ही स्थित बंदरगाह है और भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। इसके अलावा पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्ति या तामलुक बंदरगाह था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी बातें हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा लगे हाथ थोड़ी थोड़ी बातें और हम लोग समझते रहेंगे कि पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की विशेषता यह है कि पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 बार धान की फसल उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 बार धान की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? ओस, अमन और बोरो। तीनों फसलों के नाम लिख लेना है। कौन कौन से हैं? ओस, अमन और बोरो। यह तीनों धान की फसलें हैं। कहां पर? पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अगला पॉइंट पश्चिम बंगाल से संबंधित कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? तो बांग्लादेश से बनाता है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यह नेपाल से भी सीमा बनाता है। इसके अलावा यह भूटान से भी सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से 3 देशों से सीमा बनाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल के द्वारा ही एक बात और कि पश्चिम बंगाल के द्वारा ही पूर्वी भारत मुख्य भारत से जुड़ता है। पूर्वी भारत मुख्य भारत से जुड़ता है। किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ही जुड़ता है। किस मार्ग के द्वारा? तो यह मार्ग जो यहां से यहां तक फैला हुआ है इसको कहा जाता है जलपाईगुड़ी। क्या कहा जाता है? जलपाईगुड़ी कहा जाता है और इसी के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसका एक प्रचलित नाम है चिकन नेक कहा जाता है, मुर्गे की गर्दन कहा जाता है, उसके द्वारा भी यह जुड़ा हुआ है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में जान लिया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहां पर? ओडिशा में आ जाइए। तो ओडिशा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हाँ, ओडिशा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। यह है ओडिशा, नोट करना है। और ओडिशा में स्थित है कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। कहां है पारादीप बंदरगाह? तो यह है पारादीप बंदरगाह। कहां पर? महानदी के मुहाने के पास में स्थित है। किस नदी के मुहाने के पास में स्थित है? तो महानदी के मुहाने के पास में स्थित है पारादीप बंदरगाह। ठीक है ना। कहां पड़ता है? ओडिशा में। इसके अलावा ओडिशा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ओडिशा में ही स्थित है, ध्यान दीजिए यहां पर कि ओडिशा में ही स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है ना। किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो वह महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। यह बात भी हम लोग जान लेते हैं। इसके अलावा ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओडिशा में स्थित है गढ़जात की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ओडिशा में? गढ़जात की पहाड़ी। गढ़जात की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है मलयगिरी। ध्यान देना है, एक एक बातों को आपको नोट करते हुए चलना है। यह है ओडिशा और ओडिशा में स्थित है गढ़जात की पहाड़ियां। और गढ़जात के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गढ़जात के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मलयगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब ओडिशा सीमा किससे किससे बनाता है? तो पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। साथ साथ याद करो, पश्चिम बंगाल
झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से ओडिशा सीमा साझा करता है। किससे किससे? 5 राज्यों से ओडिशा सीमा साझा करता है। एक बार फिर से देख लेना है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 हो गए, और इसके अलावा यहां चले आएंगे तो यह है आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है, तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीच में पड़ जाता है मलकागिरी की पहाड़ियां। ध्यान देना है, मलकागिरी की पहाड़ियों की वजह से तेलंगाना से सीमा साझा नहीं करता है। मलकागिरी की पहाड़ियां यहां पर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम कर देती हैं। तो 4 राज्य उड़ीसा से सीमा बनाते हैं। ठीक है ना? अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो पहला बंदरगाह है वह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। नोट करते जाना है, कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है काकीनाडा। कौन सा? काकीनाडा बंदरगाह, यह भी स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना? कहाँ है काकीनाडा? तो यह है काकीनाडा, यह है विशाखापत्तनम और यह है काकीनाडा बंदरगाह। ठीक है ना? अब यह दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की सीमा को पहले तय कर लें, उसके बाद में फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश सीमा किससे किससे बनाता है? ऊपर की ओर ओडिशा से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर तेलंगाना से, इधर यह देखेंगे कर्नाटक से, और इसके बाद नीचे तमिलनाडु से। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से सीमा बनाता है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? बंदरगाह कितने हैं? तो 2 बंदरगाह हैं यहां पर, विशाखापत्तनम और काकीनाडा। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी राज्य 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? माहे, कराईकल और यनम। पुडुचेरी राज्य एकमात्र राज्य है जिसकी निजी कोई जमीन ना होकर के 3 भागों में बटी हुई है। कहां कहां है? माहे, कराईकल और यनम। यनम पड़ता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी का हिस्सा है यनम, और कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कहां पड़ता है? यहां पड़ता है, काकीनाडा बंदरगाह के ठीक नीचे स्थित है यनम। ठीक है ना? और इसके अलावा कराईकल यहां पड़ता है और माहे इधर केरल में पड़ता है। तो उनको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद में आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। नोट करना है, कोलेरू झील कहां है? तो वह भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो यह बातें भी स्पष्ट कर लेना है। अब कोलेरू झील कहां पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थिति क्या है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में यह हिस्सा है, यह हिस्सा कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद में हमें आगे बढ़ जाना है तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु, तमिलनाडु में ऊपर की ओर से पहला बंदरगाह है वह है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यह बात नोट कर लेना है। उसके अलावा चेन्नई बंदरगाह, दूसरा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है ना? यह बातें। तो तमिलनाडु का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया? एन्नौर बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह कौन सा हो गया? चेन्नई बंदरगाह। और तीसरा बंदरगाह कौन सा है तमिलनाडु में? यह देख लीजिए। इस तरह से तमिलनाडु की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब तीसरा बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो पड़ता कहां है मैप में? यह है तूतीकोरिन बंदरगाह, यह है तूतीकोरिन बंदरगाह। कहां है तूतीकोरिन? तमिलनाडु में है और भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। यह बातें। तो 3 बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, काकीनाडा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, और इसके अलावा उड़ीसा में है चिल्का झील। उड़ीसा में और कौन सी झील है? तो चिल्का झील
यह भी ओडिशा में ही स्थित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह, कोलकाता और हुगली बंदरगाह, यह दोनों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। अब इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो तमिलनाडु में स्थित है केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। नोट करना है यह बात, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? कोयंबटूर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो है शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वह स्थित है कानपुर में। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है तो वह है कानपुर में। ठीक है ना। लेकिन केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित कहाँ पर आप बताएंगे? यह स्थित है तमिलनाडु के कोयंबटूर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, समझने की कोशिश करो। एक है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, वो है लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, वह है तमिलनाडु में। और एक है चीनी अनुसंधान संस्थान, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वह है कानपुर में। बातें आसानी से हमको समझ लेना है। ठीक है ना। अब इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ होती है? तो वह तमिलनाडु में की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती कहाँ की जाती है? तो वह तमिलनाडु में की जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु के ऐतिहासिक उसकी बात कर लेते हैं, ऐतिहासिकता की। तो तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों पर चोल राजाओं ने शासन किया था। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्से पर चोल राजाओं ने शासन किया था। इसलिए तमिलनाडु में बहुत ही प्राचीन काल के मंदिर अवशेष स्थित हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तंजौर में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम, उन्होंने बनवाया था। दूसरा है मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तीसरा तमिलनाडु में ही स्थित है क्या? महाबलीपुरम के मंदिर, जिनको सप्त पैगोडा कहा जाता है। यह बात नोट कर देना है। सप्त पैगोडा के मंदिर किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम के मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। किसने बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने उन्हें बनवाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। वे कैसे मंदिर हैं? तो वे सारे रथ मंदिर हैं। यह बात भी जान लीजिए। द्रौपदी रथ मंदिर, नकुल और सहदेव, भीम, अर्जुन जो भी हैं, यह सारे रथ मंदिर बने हुए हैं। और यह महाबलीपुरम में पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। तो इतनी बातें हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। अब तमिलनाडु में ही एक वंश ने शासन किया था। वह कौन सा वंश था? तो वह वंश था तमिलनाडु में पांड्य वंश। पांड्य वंश के शासकों ने भी तमिलनाडु में शासन किया था। यह इतिहास में आप पढ़ पाएंगे संगम काल के समय में। मेरी इच्छा है कि एक ही वीडियो में आपके लगभग सारे विषय रिवीजन होते रहें। आप रिवीजन करते हुए ही आगे की ओर बढ़ें। आइए अब हम पश्चिमी तट की ओर स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिमी तट की ओर नीचे से पहला है केरल। कौन सा है? केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यह बात ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा किसकी उत्पादन होती है? तो इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर होता है? केरल में। इसके अलावा केरल में स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। केरल में स्थित है क्या? कार्डमम की पहाड़ियाँ। यह भी कहाँ स्थित हैं? केरल में ही स्थित हैं। ठीक है ना। अब केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कोच्चि को इतिहास की दृष्टि से जान लीजिए। सबसे पहले 1503 ईस्वी में, सबसे पहले 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? कोच्चि में। पुर्तगालियों ने कोच्चि में 1503 ईस्वी में सबसे पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो यूरोपियों के द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री थी। यूरोपियों के द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री थी, जो केरल के कोच्चि में स्थापित की गई थी। ठीक है ना। इतनी बातें हम केरल के बारे में यहां से जान लेते हैं। ठीक है।
अब तट के हिसाब से बात कर लें तो केरल मालाबार तट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मालाबार तट का हिस्सा है केरल, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा रबड़ केरल में पैदा होता है। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ कहां उत्पादन होता है? तो केरल में भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन किया जाता है। यह हो गई एक अन्य बात। केरल में भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। किस मानसून का? दक्षिण पश्चिमी मानसून का। दक्षिण पश्चिमी मानसून का सबसे पहले केरल में ही आगमन होता है। यह बात भी हम लोगों को जान लेना है। अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में आ जाइए तो कर्नाटक में स्थित है मंगलुरु बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मंगलुरु बंदरगाह। नोट करते हुए जाना है। मंगलुरु बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में, ठीक है ना। अब पहले कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीमा किससे किससे बनाता है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, इतने राज्यों से कर्नाटक सीमा बनाता है। प्रसिद्ध क्यों है? तो कर्नाटक में इस जगह पर स्थित है सोने की खानें। कौन सी सोने की खानें? कोलार। कर्नाटक के कोलार में सोने की खानें स्थित हैं, ठीक है ना। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां पैदा होता है? तो कर्नाटक में स्थित कर्नाटक में पैदा होता है। और कहां से निकाला जाता है? तो कोलार की खानों से सबसे ज्यादा निकाला जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में स्थित है गुरु महिसानी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? गुरु महिसानी की पहाड़ियां, वह भी कर्नाटक में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है गुरु महिसानी की पहाड़ियां? लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है गुरु महिसानी की पहाड़ियां। यह बात भी जान लेना है। इसके अलावा कर्नाटक में शरावती नदी बहती है। कौन सी नदी? शरावती नदी बहती है कर्नाटक में, और उस पर स्थित है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तीनों बातें याद रखिए। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस पर स्थित है? शरावती नदी पर। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यह बातें भी हम लोगों को यहां से जान लेना है। अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं। क्या पड़ेगा? गोवा। यह है गोवा। अच्छा, कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि 1333 के दौरान, 1333-36 के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। वर्तमान के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य कहां पड़ेगा? कर्नाटक में फैला होगा। वर्तमान के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य अधिकांशतः कहां होगा? तो वह होगा कर्नाटक में, ठीक है ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे उसकी स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। यह बात आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए गोवा में। तो गोवा में यहां पर एक बंदरगाह स्थित है, मार्मा गोवा। गोवा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मार्मा गोवा बंदरगाह स्थित है। कहां पर? गोवा में। गोवा की एक बात और बहुत प्रसिद्ध है, एक बीच है। कौन सा? बागा बीच। बागा बीच कहां पड़ता है? तो वह पड़ता है गोवा में। गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में प्रसिद्धि की दृष्टि से देखें तो दो बंदरगाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक बंदरगाह है नहावा सेवा बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। यह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ध्यान दीजिए, मुंबई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा नहावा सेवा बंदरगाह, वह भी कहां है? वह भी महाराष्ट्र में है। वह एक कृत्रिम बंदरगाह है। दरअसल मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही जो है नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। तो वह एक कृत्रिम बंदरगाह है।
मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई एक द्वीपीय शहर है, एक द्वीप शहर है मुंबई, ठीक है ना। द्वीप शहर का मतलब जल में स्थित है, समुद्र में स्थित है। यह है मुंबई, समुद्र में स्थित है। अब कौन से द्वीप पर स्थित है मुंबई? सालसेट द्वीप पर स्थित है। बात नोट कर देना है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। और दुनिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीपीय शहर है। दुनिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीपीय शहर कौन सा है? तो वह है मुंबई। यह बातें। अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जिला है औरंगाबाद। वहां पर पड़ती हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था, एलोरा के गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। यह दोनों बातें जान लेना है। अजंता की गुफाएं गुप्त वंश, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। इतनी बातें हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ऊपर है गुजरात। हम लोग पहुंच जाएंगे गुजरात में। अब गुजरात में जब हम बंदरगाह के हिसाब से बात करते हैं, गुजरात में बंदरगाह के हिसाब से बात करते हैं, तो पहला बंदरगाह ऊपर की ओर से पड़ेगा हमें कौन सा? कांडला बंदरगाह। पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में जान लेंगे कि यह एशिया का पहला बंदरगाह है जो ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। नोट का क्या करना है कि एशिया का पहला ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। नाम बदल के क्या किया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता नोट करनी है कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या कांडला बंदरगाह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। यह बातें हमको जान लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा स्थित है पोरबंदर। दूसरा कौन सा है? पोरबंदर। वह भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अब कहाँ है पोरबंदर? तो यह है पोरबंदर। अब इसके अलावा गुजरात के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो गुजरात में यहां पर पड़ती हैं गिरी की पहाड़ियां, यहां पर पड़ती हैं मांडवी की पहाड़ियां, गिरी की पहाड़ियां, इसके अलावा मांडवी की पहाड़ियां। इसके अलावा यहीं पर स्थित है गिरी नेशनल पार्क। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिरी नेशनल पार्क। यह है कच्छ का रण। क्या कहलाता है? यह कच्छ का रण कहलाता है। और यहां पर गधा अभयारण्य स्थित है। भारत का गधा अभयारण्य कहां स्थित है? तो वह भी गुजरात में स्थित है। गधा अभयारण्य कहां पर? कच्छ के रण में। गुजरात का ऊपरी हिस्सा यह जो लाइन खींची हुई है इसे सरक्रीक रेखा कहा जाता है। और यह सरक्रीक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। यह बात भी हम लोगों को जान लेना है। सरक्रीक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। तो इतने महत्वपूर्ण बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं और इतने महत्वपूर्ण बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं।